हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि रेशियो में पार्ट 9 तक कवर हो चुके हैं। आज रेशियो टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट है पार्ट 10। और जैसे ही आज का ये पार्ट आप पढ़ लेंगे आज की क्लास के बाद अब लगातार चलेंगे 2016, 17 और 18 में मेंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाया जाएगा। वो सभी क्वेश्चंस अब डिस्कशन पर आएंगे। चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का स्टार्ट हो रहा है 91 से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर मैं बता दूं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो आई होप आप सभी मेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को ये अच्छे से पता होगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस टॉपिक में कैसे हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं। बस वही पर ये जो क्वेश्चन है रेशियो का देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं जरा किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। सबसे पहला इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक तरीका, स्मार्ट अप्रोच रहेगी वो भी बेसिक तरीके पर, और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आपको बिल्कुल जरा सा शॉर्टकट, मतलब आप देखते ही बिना पेन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन पर लिखा हुआ ट्रेन अप्रोचेज अ टनल ए बी। एक ट्रेन टनल ए बी की ओर जा रही है। इनसाइड the tunnel a cat is sitting at a point that is 3/8 of the distance of AB measured from the entrance A। इसने आपसे ये बात बोली कि एक टनल है AB, एक सुरंग AB है और उसके भीतर उसके अंदर एक कैट बिल्ली बैठी हुई है। और बिल्ली की पोजीशन क्या है, पोजीशन बताइए कि ट्रेन की कुल लंबाई, अगर हम एंट्रेंस गेट ए से देखें तो एंट्रेंस गेट ए से सुरंग की कुल लंबाई के 3/8 भाग की दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। आगे बोला व्हेन द ट्रेन विशल्स द कैट रन्स। कह रहा जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बिल्ली भागती है। इफ द कैट रन्स टूवर्ड्स ए, कह रहा है कि अगर बिल्ली ए की ओर भागे, जो एंट्रेंस पॉइंट था उसका एंट्रेंस गेट था, अगर बिल्ली ए की ओर भागे तो ट्रेन उसे ठीक ए बिंदु पर पकड़ लेती है। और अगर बिल्ली बी की ओर टूवर्ड्स बी की ओर भागे तो वो ट्रेन ठीक उसे बी बिंदु पर पकड़ लेती है। द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कैट। तो आपको ट्रेन और बिल्ली की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। एक बात बताइए, अगर आपको स्पीड का रेशियो निकालना है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार जरा सा मैं इसका फिगर बनाता हूँ सो दैट आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए क्या बात आपसे बोली गई इस क्वेश्चन पर। जैसे हमने आपसे ये बात बोली कि ये एक टनल बना लिया हमने ए बी, ये हमने एक टनल बना लिया ए बी, ये ए पॉइंट बोला और ये बी पॉइंट बोला, और इसके भीतर इसके अंदर कहीं किसी एक पॉइंट पर बैठी हुई है बिल्ली। मान लेते हैं ये पॉइंट है सी और इस सी पॉइंट पर एक बिल्ली कैट बैठी हुई है। और अब बारी आई कि ये ट्रेन कहाँ खड़ी है, तो हमने मान लिया ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन पॉइंट ए से x किलोमीटर की दूरी पर है। और बिल्ली की पोजीशन क्या बताई थी, कहाँ से बताई थी, बिल्ली की पोजीशन बताई थी एंट्रेंस से 3/8 भाग की दूरी पर है। इसका मतलब अगर हम सुरंग की लंबाई मान ले 8 मीटर अगर मान ले, नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट डिस्टेंस होगी 8, तो बिल्ली कहाँ पर है, 3 भाग पर, तो ये हो गया 3। अब पूरे 8 में ये हिस्सा है 3 का, तो ये बचा हिस्सा कितने का हो जाएगा, 5 का। तो आपको सभी की डिस्टेंस अब पता लग चुकी है कि भाई एंट्रेंस से बिल्ली है 3 मीटर पर और बी पॉइंट से बिल्ली है, एग्जिट पॉइंट से है 5 मीटर पर, और ये ट्रेन ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, x। अब आपसे पूछा गया स्पीड का रेशियो, किसका किसका स्पीड का रेशियो, तो आपसे पूछा है v ऑफ t एंड v ऑफ c। कहने का मतलब ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो। एक बात सोचिए जरा, क्या स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर टाइम तो सेम है। पहला केस उठाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि अगर ये बिल्ली ए की ओर जाती है, तो अगर बिल्ली ए की ओर गई
तो ये ट्रेन इस बिल्ली को ठीक ए बिंदु पर पकड़ लेगी, और अगर ठीक उतने ही टाइम पर पकड़ लेती, इसका मतलब टाइम सेम लगा होगा, तभी तो सेम टाइम पर, अगर सेम टाइम पर एक ही पॉइंट पर पहुंचते हैं तभी दोनों मिल पाएंगे। तो अगर बिल्ली ए पॉइंट की ओर भागती है, ट्रेन भी ए पॉइंट पर उसे मिलती है, इसका मतलब जितना टाइम, अब ये स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिएगा, मिलने की कंडीशन, मीटिंग की कंडीशन क्या होती है, ये जब हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ेंगे तो इस मीटिंग के केस पर आपको मैं कई सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी के लिए आप इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिए। मीटिंग तभी पॉसिबल है जब ये कैट पॉइंट सी से पॉइंट ए तक पहुंचने में उतना ही टाइम ले जितना टाइम ये ट्रेन टी पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने में लेती है। कहने का मतलब अगर दोनों टूवर्ड्स ए आ रही है तो यहाँ से अपने अपने पॉइंट से ए तक पहुँचने में इनको टाइम सेम लगेगा, और अगर टाइम सेम लगा तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये आपने लिखा हुआ है स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम चूंकि सेम होगा भाई, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम सेम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं तो वही रेशियो किसका हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखिए क्या काम किया, पहली कंडीशन लगाते हैं, ट्रेन ए तक जाने में कितनी डिस्टेंस चलती है x, और बिल्ली ए तक जाने में कितनी डिस्टेंस चलती है 3। पहला केस एट पॉइंट ए। अब हम लोग समझते हैं इस पर सेकंड पॉइंट बी पर। बोला बिल्ली अगर बी की ओर भागती है, अगर बिल्ली बी की ओर भागी तो ये ट्रेन इसे ठीक बी बिंदु पर पकड़ लेगी। इसका मतलब फिर से मीटिंग हुई, तो मीटिंग की कंडीशन अभी आपको मैंने बताई कि अगर ये बिल्ली बी तक पहुंचने में उतना ही टाइम लेती है जितने टाइम में ये ट्रेन टी से बी तक पहुंचने में ले रही है। तो जरा देखो बी ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, x मीटर तो ये हुआ और 8 मीटर ये हुआ, टोटल हो गया 8 प्लस x, डिवाइड बाई बिल्ली ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है पॉइंट सी से पॉइंट बी तक, सिर्फ 5। तो चूंकि ये स्पीड का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो दोनों जगह सेम होगा, आपने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो ये हो गया भाई 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 8 24, 2x बराबर 24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x बराबर आ गया 12, और x बराबर 12 आप कहीं पर भी पुट कर लीजिए, 12/3 करेंगे तो आएगा 4/1, या फिर 12 प्लस 8 20, 20/5 कर लेंगे तब भी आ जाएगा 4/1। और यही बात आपसे पूछी गई थी, यही बात आपसे पूछी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 4:1 का ट्रेन और बिल्ली की स्पीड का रेशियो होगा। तो ये आपने समझ लिया कंसेप्ट, लेकिन आपको एग्जाम हॉल के अंदर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, जरा अब आते हैं हम लोग उस कंसेप्ट पर। देखिए ये सारी चीज़ें तो कंसेप्ट आपके समझने के लिए थी, एग्जाम पर आपको इस बात को कैसे करना है। देखिए इसने आपसे बात बोली थी 3/8 भाग रेशियो था। कितना रेशियो था, 3/8। तो बस आप देख करके ही बता सकते हैं। एक हिस्सा इसका 3 होगा, टोटल हिस्सा 8 है, एक हिस्सा 3 होगा, दूसरा हिस्सा 5 होगा। एक हिस्सा इसका 3 होगा और दूसरा हिस्सा इसका 5 होगा। और अगर आपसे पूछ लिया गया इनकी स्पीड का रेशियो, तो मैं आपको बता दूं, सिंपली आप क्या करो, जोड़ दो और घटा दो, यही आपका आंसर होगा। क्या काम करेंगे आप, आपसे बोला गया इनकी स्पीड का रेशियो, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्पीड का रेशियो पूछा, क्या करेंगे, जोड़ दो घटा दो, बस यही आपका आंसर है। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 3 और 5 को घटाएंगे 2, आंसर आपका आ चुका है 4:1। तो ये बेसिक तरीका आपको एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लगाना है, आप शॉर्टकट लेकर के जाइए। क्या काम करना है आपको, जोड़ दो घटा दो, 3 + 5 हुआ 8, 3 - 5 हुआ 2, रेशियो हो गया 4:1। ट्रेन की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, 4 आ गई, और बिल्ली की स्पीड कम होगी, 1 आ गई, तो रेशियो हो जाएगा स्पीड का 4:1। एक कंसेप्ट, एक आपको ट्रिक और मैं बता देता हूँ, लाजवाब ट्रिक एक और सीख लीजिए। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3/8 भाग, अगर दिया हुआ है 3/8 भाग, कुछ मत करिए,
ऊपर के नंबर का दोगुना करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऊपर का नंबर कितना है 3, ऊपर का नंबर कितना है 3, दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, नीचे से 8 से 6 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, और नीचे वाला नंबर सेम। अगेन आपने देखा रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। बोलो जल्दी से, ट्रेन का रेशियो क्या होगा बड़ा वाला, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी 4, और बिल्ली की स्पीड क्या हो जाएगी 1, रेशियो क्या आ जाएगा 4:1। क्या आप इस बात से क्लियर हो चुके? अगर मैं यहाँ पर 3/8 के अलावा एक नंबर आपसे बोल दूँ, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, नंबर बोल दिया यहाँ पर 4/9 बोल दिया। अब जल्दी से आप आंसर करिए, जोड़ दो और घटा दो, तो एक हिस्सा 4 दूसरा हिस्सा 5, एक हिस्सा 4 दूसरा हिस्सा 5, या आपसे बोला ऊपर का नंबर का दोगुना करके घटा दो, तो यहाँ पर 4 का दोगुना करेंगे 8, 9 से 8 घटाएंगे 1, और नीचे वाला नंबर सेम, तो रेशियो आ चुका है, आंसर आ चुका है 1/9। ट्रेन की स्पीड होगी 9 और बिल्ली की स्पीड हो जाएगी 1, रेशियो हो जाएगा 9:1। आई होप सभी बच्चों को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पर देखिए क्या बात बोली गई। द पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस आर 1525 एंड 2600। बोला गया 2 गांव थे जिस पर पॉपुलेशन जनसंख्या चल रही थी 1525 और 2600। इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल population in the first village is 27:34 and in the second village is 6:7। बोला गया पहले गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 27:34 है, और दूसरे गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 6:7 है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दीज 2 विलेजेस टेकन टुगेदर। बोला गया यदि इन दोनों गांवों को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल पुरुष और कुल महिलाओं की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इस रेशियो में तोड़ सकते हैं और उसके बाद मेल को जोड़ देंगे, फीमेल को जोड़ देंगे। बट यहाँ पर मैं बात आपसे ये कहना चाह रहा कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे बड़े नंबर्स को आप मत तोड़िए, आप इन नंबर्स को और सिंप्लीफाई कर लीजिए सो दैट कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों नंबर 25 से डिविजिबल है, 25 से डिवाइड किया 25 6 25 1 25 1 0 4। तो आपने देखा पहले गांव में टोटल 61 लोग 61 हो गए, और सेकेंड विलेज में टोटल 104 कैंडिडेट्स हो गए। अब फर्स्ट वाले अगर विलेज पर आप देखें तो मेल और फीमेल का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना 27 और 34। पहला वाला रेशियो दिया है 27 और 34 का। दूसरे गांव में मेल और फीमेल कितना दिया हुआ है 6:7 का। आप इस 61 को 27 और 34 में तोड़ दीजिए, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं 27 और 34 को, तो आपने देखा ठीक 61 आ गया, मतलब 27 मेल हो गए और 34 फीमेल हो गई। और इस 104 को 6:7 में तोड़ दीजिए, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। 13 8 104, 8 गुना करेंगे 8 6 48 और 8 7 हो गया 56। और जैसे ही आप इन दोनों गांवों को मिलाएंगे तो मेल के साथ में मिलेगा और फीमेल के साथ में, मेल के साथ में मिल गया और फीमेल के साथ में मिल गई। तो यहाँ पर आपने देखा मेल के साथ में मिला और फीमेल के साथ में मिले, तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा। मेल को जरा जोड़िए 27 + 48, तो ये हो गया 8 7 15, 4 2 6 और 1 7, और 34 + 56, तो ये हो गया 6 4 10, 5 3 8 और 1 9। तो यहाँ पर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 15 5 और 15 6, तो आपने देखा मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 5:6 का, और 5:6 का किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। बस यहाँ पर आपको सीखने की बात ये थी कि आप इन बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं अगर आप इस बड़े नंबर को सिंप्लीफाई पहले ही कर लेते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 का भी हम लोग पहले समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका ज़बरदस्त शॉर्टकट। देखिए इस क्वेश्चन में ये बड़ा कंफ्यूज भी करता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है। हम लोग यहाँ पर दोनों तरह से क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। क्वेश्चन पर आपसे बोला है सम एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज़। कह रहा है कुछ एप्पल्स हैं, नहीं पता कितने एप्पल्स हैं, और कुछ बॉयज़ हैं वो भी नहीं पता कितने बॉयज़ हैं। कह रहा है कुछ एप्पल्स हैं जिनको कुछ बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। बोला इफ़ 8 मोर एप्पल्स आर अवेलेबल ईच बॉय गेट्स 4 एप्पल्स। कह रहा है यदि 8 अधिक एप्पल्स उपलब्ध हों तो प्रत्येक लड़के को 4 एप्पल्स मिलते हैं। बट इफ़ 2 लेस एप्पल्स आर अवेलेबल ईच बॉय गेट्स 3 एप्पल्स। लेकिन यदि 2 कम एप्पल्स उपलब्ध हों तो प्रत्येक लड़के को 3 एप्पल्स मिलते हैं। तो 2 कंडीशन आपको मिल चुकी। कह रहा है पहले जितने भी एप्पल्स थे अब अगर उससे 8 एप्पल ज़्यादा मिल जाएं तो प्रत्येक लड़के को 4 एप्पल्स मिलते हैं, और अगर जितने भी उपलब्ध पहले थे अब अगर उससे 2 कम उपलब्ध हों तो प्रत्येक लड़के को 3 एप्पल्स मिलते हैं। तो बोला फाइंड दी हाउ मेनी एप्पल्स आर अवेलेबल। कह रहा बताओ कितने एप्पल्स हैं, कितने सेब हैं। तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि भाई 30 एप्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 एप्पल्स हैं, और हमने बोला प्रत्येक लड़के को 2-2 एप्पल्स मिले। हमने आपसे ये बात बोली कि 30 एप्पल्स हैं और प्रत्येक लड़के को 2-2 एप्पल मिला, तो बोलो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। अगर बोला आपसे 20 लड़के हैं और 20 लड़कों में प्रत्येक लड़के को 2-2 एप्पल्स मिले तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। कैसे निकालने हैं? आप डिवाइड करते हैं, आपको नंबर्स पता चल जाते हैं। इन द सेम वे इसी क्वेश्चन को हम लोग उसी कुछ कंसेप्ट से अप्लाई करने वाले हैं। हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया नंबर ऑफ एप्पल्स, हमने कंसिडर कर लिया नंबर ऑफ एप्पल्स, हमने मान लिए नंबर ऑफ एप्पल्स हैं x, हमने मान लिया नंबर ऑफ एप्पल्स हैं यहाँ पर x। तो अब अगर हम बॉयज़ की संख्या निकालें, चूंकि 2 कंडीशन आपको दी जा रही, दोनों कंडीशन से बॉयज़ की संख्या निकालिए और बराबर कर दीजिए। बॉयज़ की संख्या निकालिए और बराबर कर दीजिए। पहली कंडीशन ये लगाइए, अगर पहले 8x एप्पल थे तो अब अगर 8 बढ़ जाएं तो प्रत्येक लड़के को 4-4 एप्पल्स मिलेंगे। तो अगर x थे और 8 बढ़ गए तो टोटल कितने हो गए? x + 8। और अगर x + 8 एप्पल्स हैं और प्रत्येक लड़के को 4-4 एप्पल्स मिलता है तो आप 4 से अगर डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स में अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक के शेयर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ पता लग जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स में प्रत्येक लड़के के हिस्से से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको लड़कों की संख्या पता लग जाएगी। इन द सेम वे आप सेकेंड कंडीशन को भी यूज़ करिए। अगर टोटल एप्पल्स हैं x और इससे 2 कम हो जाएं तो प्रत्येक लड़के को 3-3 एप्पल्स मिलते हैं। आपने 3 से डिवाइड कर लिया तो आपको यहाँ पर भी लड़कों की संख्या पता लग गई। ये आपको पता लग गया नंबर ऑफ बॉयज़। आप इक्वेट कर दीजिए इन दोनों को। यहाँ पर हो गया ये 3x + 3 8 24 बराबर 4x - 4 2 8। 3x और 2x का डिफरेंस हुआ x, 24 + 8 हो गया 32। तो आप कह सकते हैं कि एप्पल्स की संख्या कितनी निकल करके आ गई? 32। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 32। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी, और अगर बात क्लियर है तो इस पूरे मेथड से अगर आपको बचना है तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आप जाइए बाय ऑप्शनल अप्रोच। आपको कंडीशन दे रखी है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कुछ भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए और मेंटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिएगा बात को। इसने बोला है कि अगर 8 एप्पल्स बढ़ाएं तो सबको 4-4 मिले। तो आप दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके देखिए और देखिए किस ऑप्शन में अप्लाई करने पर दोनों कंडीशन पर लड़कों की संख्या सेम आती है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर 8 एप्पल्स बढ़ाए तो 40 थे, 8 बढ़ाए तो 48 हो गए, प्रत्येक को 4-4 मिल रहे थे। 48 एप्पल्स प्रत्येक के हिस्से में 4-4 मिल रहे थे, 4 से डिवाइड किया तो लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी? 12।
और दूसरी तरफ अगर 2 कम कर देंगे तो 38 बचेगा, 38 में 3 से भाग देंगे तो 38/3 आएगा। तो ये संख्या बराबर हुई नहीं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं 30 के लिए। 30 में 8 बढ़ गए तो कितने हो गए 38। 38 में प्रत्येक को मिले 4 तो 38/4 ये लड़कों की संख्या हो गई। और यहाँ पर अगर आप 2 कम कर लेते तो आएगा 28 और 28 में 3 से डिवाइड किया, ये भी संख्या बराबर नहीं, ऑप्शन गलत। लड़कों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए है ना। यहाँ पर अगर 32 को आप देखें, 32 में 8 जोड़ देंगे 40, प्रत्येक को 4 मिल रहे थे, टोटल 40 थे, तो लड़कों की संख्या हो गई 10। दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए, 2 कम मिले तो 32 में से 2 कम कर लिए 30, प्रत्येक को 3 मिल रहे थे तो 3 से डिवाइड किया, अगेन लड़कों की संख्या हो गई 10। दोनों तरफ से लड़कों की संख्या सेम है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आपको ये तरीका भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए क्या बात बोली जा रही है आपसे। इन अ कलर्ड पिक्चर पार्ट ऑफ ब्लू, येलो एंड रेड कलर आर इन द रेशियो ऑफ 6:11:7। बोला गया कोई पिक्चर है, रंगीन पिक्चर है, जिस पर कि 3 आपको कलर्स दिए हुए हैं, ब्लू, येलो एंड रेड, और इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 6, 11 और 7 का। बोला इफ इन द अपर 1/3 पार्ट ब्लू, येलो एंड रेड कलर इज इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। कहने का कुछ मतलब इस तरह से है कि ये कोई पिक्चर हो गया, मान लेते ये कोई पिक्चर हो गया, और इस पिक्चर के इसने 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट 1/3 पार्ट ये आ गया, लास्ट से 1/3 पार्ट ये आ गया, तो ये 1/3 पार्ट अपर का हुआ और ये 1/3 पार्ट लोअर का हुआ। अपर 1/3, लोअर 1/3, तो बचेगा क्या, मिडिल 1/3 पार्ट। अब अपर 1/3 पार्ट में देखिए रेशियो किसका किसका दिया हुआ है, रेड, ब्लू, येलो एंड रेड, ब्लू, येलो एंड रेड। देखिए टोटल रेशियो दिया हुआ है 6, 11 और 7 का। अपर 1/3 पार्ट पर यही रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:5:2 का। एंड लोअर 1/3 पार्ट में यही रेशियो दिया हुआ है कितना, 1:4:3 का। 1:4:3 का रेशियो दिया है। आपसे बोला गया कि बताइए मिडिल पार्ट पर इसका रेशियो क्या हो जाएगा। इस बीच वाले पार्ट पर आपसे इसका रेशियो पूछा गया। तो एक बात को जरा समझिए, हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा नंबर आ जाए, कोई एक ऐसा नंबर आ जाए सो दैट इस पूरे को हम इजीली इंटीजर में डिवाइड कर पाएँ, इसे हम इंटीजर में डिवाइड कर पाएँ, इसे हम इंटीजर में डिवाइड कर पाएँ। तो सबसे पहला काम तो ये देखिए कि यहाँ पर ये फर्स्ट का 1/3 पार्ट जो है, इस पर टोटल रेशियो कितना चल रहा है, 3, 5, 8, 8 और 2, 10। और यहाँ पर नीचे रेशियो कितना चल रहा है, 4, 3, 7, 7 और 1, 8, 8 चल रहा है। तो यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना हो गया, 10, और यहाँ पर नीचे आ गया 8। हम ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर आए सो दैट ये भी इजीली टूट पाए, ये भी इजीली टूट पाए। अच्छा, तो इसे भी जरा आप टोटल, चूँकि ये पूरा कंप्लीट पार्ट है, जरा कंप्लीट पार्ट का भी रेशियो ऐड कर लीजिए। 11, 7, 18, 18 और 6 हो जाएगा 24, 18 और 6 हो जाएगा 24, 11, 7, 18 और 6 हो जाएगा 24। एक ऐसा नंबर आप सोचिए सो दैट इस 24 से ये वाला रेशियो भी कंप्लीट इंटीजर में डिवाइड होकर के आए, ये भी डिवाइड होकर के आए, ये भी डिवाइड होकर के आए। तो सिंपली आप काम ये कर सकते हैं कि आप इन नंबर्स का 24, 10 और 8 का ले लीजिए एलसीएम। 24, 10 और 8 का आप ले लीजिए एलसीएम, या फिर 10 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, चूंकि 8 में ये मौजूद था, और इसके 3 हिस्से आप कर लीजिए, आपको जैसा आसान लगे। तो आप 10 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 10 और 8 का एलसीएम होगा 40। तो हमने कर लिया भाई, ये भी 40 भाग है, ये भी 40 भाग है और ये भी 40 भाग है।
हमने यहाँ पर क्या काम किया, 10 और 8 का एलसीएम ले लिया तो वो आ गया 40। तो हमने बोल दिया भाई पहला 1/3 पार्ट 40 का होगा तो लास्ट 1/3 भी 40 का होगा, और 1/3 है तो ये भी 1/3 40 हिस्सा हो जाएगा। और 40 40 40 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120। टोटल कितना हो जाएगा, 120। 120 को आप इस रेशियो में तोड़ दीजिए तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 24। 24 बराबर 120 मतलब 5 गुना। 5 गुना करेंगे तो 5 6 30, 5 गुणे 11 करेंगे 55, 5 गुणे 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। आपने क्या काम किया, 120 को आपने इस रेशियो में तोड़ दिया तो आपको इन रेशियोज़ की वैल्यू पता लग गई। अच्छा, अब 40 को भी इस रेशियो में तोड़ लीजिए। 5 3 8 2 10, 10 बराबर 40 तो 4 गुना। 4 गुना करेंगे 4 3 12, 4 5 20, 4 2 8। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो 8 बराबर 40 है मतलब 5 गुना है। 5 एकम 5, 5 4 20, 5 3 15। तो अब आपने देखा बीच का अगर आपको हिस्सा निकालना है तो चूंकि ये पार्ट जो आपको दिया है ये टोटल कंप्लीट पार्ट है और ये फर्स्ट 1/3 है, ये लास्ट 1/3 है, मतलब अगर बीच का हिस्सा आपको निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, इसके दोनों हिस्से को जोड़ देंगे और टोटल से ये दोनों हिस्से आप जैसे ही घटाते हैं तो बीच का हिस्सा निकाल आएगा। टोटल में से ये दोनों पार्ट घटा दीजिए तो 12 + 5 17, 30 में से 17 अगर आप घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 13। अगर आप 20 और 20 को जोड़ेंगे 40, 55 से 40 घटा देंगे 15। अगर 15 और 8 को जोड़ेंगे 23 और 23 यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा 12। मतलब कि बीच वाले पार्ट का रेशियो क्या चलेगा, 13 15 और 12। 13 15 और 12 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा 3 पार्ट का कर दिया था तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने अर्थ वाला पृथ्वी वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, वहाँ पर 2 वेरिएबल लेकर के करवाए थे, यहाँ पर आपने 3 पार्ट का देख लिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर। देखिए क्या बात बोली गई आपसे, अ स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। एक स्टूडेंट, एक छात्र है जिसे 5 विषयों में कुल मिलाकर के इसे 60% मार्क्स मिलता है। और वो जो सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स थे, बोला 5 सब्जेक्ट्स थे। 5 सब्जेक्ट्स में मिला करके इसे मिला है 60% का एग्रीगेट स्कोर आया इसका। और वो जो 5 सब्जेक्ट्स थे उन पर अगर रेशियो देखा जाए परसेंटेज का तो वो चल रहा है 10 9 8 7 6। आगे बोला इफ द पासिंग मार्क्स आर 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। कह रहा अगर प्रत्येक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स की हम बात करें तो अगर वो 100 में से 50% मार्क्स ले आया तो वो कैंडिडेट पास हो जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स की। एंड ईच सब्जेक्ट हैज़ द सेम मैक्सिमम मार्क्स, और सभी में इक्वल मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डिड ही पास द एग्जाम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कितने सब्जेक्ट्स में वह पास हो पाया। ऑप्शन दिया है 1 3 4 5, कितने सब्जेक्ट वो पास हो पाया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हमने मान लिए A B C D E, ये 5 सब्जेक्ट्स है। और यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था जो मार्क्स गेन हुआ 10 9 8 7 और 6 का। और अगर हमने मान लिए भाई मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया कि 200 नंबर का सब्जेक्ट था। कितने का सब्जेक्ट था, मैक्सिमम मार्क्स था 200 नंबर का। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 200 गुणे 5, टोटल 1000 नंबर का पेपर होगा। और 1000 में कितने परसेंट लेकर के आया था एग्रीगेट, वो 60%। तो 1000 का 60% आप सभी को पता है कितना, 600। 1000 का 60% कितना, 600 इसको मार्क्स मिले। टोटल मार्क्स जो पाया, टोटल गेन जो इसको हुआ, टोटल मार्क्स ये कितने पा गया, 600 नंबर लेकर के आया है। कितने विषयों में, 5 विषयों में 600 नंबर लेकर के आया। अच्छा, आगे इसने ये बात बोली थी पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए चाहिए थे 50%। तो जरा एक बात सोचिए, अगर आप इन 600 नंबर को इस रेशियो में तोड़ देंगे,
अगर इन 600 नंबर को इस रेशियो में तोड़ देंगे तो देखिए ज़रा सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 8 7 15, 15 और 9 6 15, 15 15 30, 30 और 10 40, तो 40 बराबर आया 600, 40 बराबर 600, तो आप बोल सकते हैं 15 गुना चल रहा है। तो आप जरा 15 गुना कर लीजिए, 15 गुना करेंगे 150, 15 9 135, 15 8 120, 15 7 105 और 15 6 90, 15 6 90। अब मुझे एक बात बताओ, पास होने की कंडीशन क्या दी है? पास होने की कंडीशन दी है 50%, मतलब अगर 200 नंबर का पेपर है तो 50% अंक लाया तो वो पास हो जाएगा। अब सोचिए 200 का 50% कितना होता है? 100। तो जिस भी सब्जेक्ट में उसके 100 नंबर आएंगे वह पास हो जाएगा, और अगर 100 से कम आए तो वह उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। तो आपने देखा 100 नंबर उसे लाने थे, पहले वाले सब्जेक्ट में 150 मार्क्स पाया है, वह मार्क्स कितने पाया है? मार्क्स पाया है 150, तो पास होगा या फेल होगा? अगर 100 नंबर लाने थे और 150 नंबर ले आया तो पास हो गया। जहाँ जहाँ 100 से ज़्यादा नंबर पाया होगा वहाँ पास होगा, बाकी जगह फेल हो जाएगा। तो ये 100 से ऊपर था, यहाँ पास हो गया, 100 से ऊपर था पास, 100 से ऊपर है पास, 100 से ऊपर है पास, और यहाँ पर 100 से कम हो गया, यहाँ फेल हो गया। तो आपसे पूछा था बताइए कितने विषयों में वह छात्र पास हुआ, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 4 में पास हुआ, 1 में फेल हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप ये बात आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हमने यहाँ पर आप 100 भी मान सकते हैं, टोटल मार्क्स आप 200 मान सकते हैं, आप 500, आप 1000 कुछ भी मान लीजिए। हमने यहाँ पर 1000 बनाने के चक्कर में यहाँ पर हमने मान लिया था 200, 200 200 200 200 200, सभी विषयों के मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 1000, और 1000 में वह पाया कितना है? 60%, मतलब कितना हो गया? 600। तो 600 मार्क्स जो वह पाया, वह 600 मार्क्स किस रेशियो में बट रहे थे? 10 9 8 7 6 पर। तो आपने उन 600 मार्क्स को 10 9 8 7 6 पर आपने बांट दिया, तो सभी में कितने कितने मार्क्स मिले उसे वो आपको पता लग गया। और अब उसे पास होने की कंडीशन दी गई है 50%, मतलब 200 में अगर 100 नंबर लाता है तो वह पास हो जाएगा। तो जिन जिन सब्जेक्ट में 100 के ऊपर नंबर आए होंगे उसमें पास होगा, बाकी सब्जेक्ट में वह फेल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया 4 विषयों में वह पास हो रहा है और 1 विषय में वह फेल हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए क्या बात बोली गई है। The 3 containers have their volumes in the ratio of 3:4:5। इसने कहा 3 कंटेनर हैं, 3 4 5 के अनुपात में उनकी धारिताओं का अनुपात दिया गया है। मतलब एक कंटेनर अगर 3 लीटर का है तो दूसरा 4 लीटर का होगा और तीसरा कंटेनर 5 लीटर का होगा। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, पूरी तरह से मिल्क और वाटर से भरे हुए हैं। द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1, 3:1 एंड 5:2। बोला गया है ये जो मिक्सचर्स हैं, ये जो कंटेनर है, इस पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया है 4:1, 3:1, 5:2 का। आगे बोला गया द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर पोर्ड इनटू 4th कंटेनर। बोला गया इन तीनों बर्तनों में जो भी दूध पानी था उठा करके हमने पलट दिया किसमें? एक चौथे बर्तन में। तो बोला गया आपसे उस चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सेट कैसे करते हैं जरा इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जाम पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हो और आने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। समझिए, देखिए पहला मिल्क और वाटर, 3 बर्तन आपको दिए गए थे। तो आपने मिल्क और वाटर का रेशियो लिखा सबसे पहले बर्तन में, जो कि रेशियो था 4:1 का। दूसरे बर्तन में रेशियो दिया है 3:1 का, और तीसरे बर्तन में रेशियो दिया हुआ है 5:2 का। अब देखिए इसके साथ ही आपसे क्या बात बोली जा रही है कि यहाँ पर ये जो पहला बर्तन है, इस पहले बर्तन में 3 लीटर होगा तो दूसरे बर्तन में 4 लीटर होगा, तीसरे बर्तन में 5 लीटर होगा। अब इस बात को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस बात को कई बार मैं आपको रेशियो टॉपिक में बता चुका हूँ कि किसी भी रेशियो को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी रेशियो को अपने मनचाहे रेशियो में कैसे बदलते हैं हम लोग
किसी भी रेशियो को अगर अपने मनचाहे रेशियो में बदलना है तो सबसे पहले बना दीजिए उन रेशियो को सेम, उन रेशियोज़ को आप सेम कर दीजिए। अब बात आती है कि सेम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था आप उनके सम का आप एलसीएम ले लीजिए, वो नंबर सेम हो जाएंगे। अब जैसे ही आप सेम कर चुके हैं तो रेशियो हो जाएगा 1:1। अब इसके बाद आपको जो भी रेशियो चाहिए आप उस रेशियो से कर देंगे मल्टीप्लाई, वो आपके मनचाहे रेशियो में बदल जाएगा। एक बार आप प्रोसेस को देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट आप में से नहीं समझ पाए 100% वो इस कंसेप्ट को अभी समझ जाएंगे। आपने इन दोनों को जोड़ा, 4 और 1 कितना हो गया 5। आपने 3 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 4। 5 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया 7। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पहले बर्तन में 5 लीटर है तो दूसरे बर्तन में 4 लीटर होगा और तीसरे बर्तन में टोटल 7 लीटर होगा। बट हमें तो 5 4 7 चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 4 5। तो इसका मतलब इस रेशियो को बदल करके लाना है 3 4 5 में। तो रेशियो बदलने का तरीका हमने आपसे बोला, सबसे पहले उस रेशियो को आप कर लेंगे सेम। तो जरा सेम कर दीजिए, 5 4 और 7 को आप सेम कर दीजिए। कैसे सेम करेंगे, अभी मैंने आपसे बोला एलसीएम लेकर के सेम करेंगे। तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए आपने जब एलसीएम लिया 7 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 20 7 140। एलसीएम क्या हो जाएगा 140। इसका मतलब इस 5 को हमें तीनों जगह हमें 140 बना लेना है। तो 140 बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 और 4 बाकी था, 7 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। मतलब यहाँ पर आप 7 और 4 28 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 4 आ चुका है तो बचा हुआ नंबर 5 × 7 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 140 बन जाएगा। और यहाँ पर 7 को अगर 140 बनाना है तो बचे हुए नंबर थे 5 और 4 मतलब कि 20 का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 28 5 140, 35 4 140 और 20 7 140। तीनों जगह आपने सेम कर दिया। तो अब अगर आप सोचिए रेशियो क्या चल रहा है, तो इन तीनों में रेशियो क्या चलेगा 1:1:1। बट हमें 1:1:1 नहीं चाहिए। ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, इतना सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आ सकता है कि तीनों समान धारिता के बर्तन हैं तो बस यहाँ पर आप 28 गुना कर लेंगे दोनों तरफ, यहाँ आप 35 गुना कर लेंगे, यहाँ आप 20 गुना कर लेंगे, दूध को जोड़ लेंगे, पानी को जोड़ लेंगे, वही आपका आंसर होगा। बट इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया कि यहाँ पर समान धारिता के बर्तन नहीं है, उन बर्तनों की धारिताओं का कैपेसिटी का भी रेशियो चल रहा है कितना 3 4 5 का। तो इसका मतलब यहाँ तो अभी सब बराबर हो चुका है तो 1 1 1 का ही रेशियो है। बट हमें 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 4 5। तो आपने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 का किया और यहाँ 5 का किया। तो फाइनली आपने देखा 28 × 3 84 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने दोनों तरफ कर लिया 84 का मल्टीप्लाई। आपने सेकंड वाले में देखा 35 × 4 कितना होता है 140। 140 का गुणा हुआ तो 140 का गुणा कर लिया। और आपने थर्ड वाले में देखा 20 × 5 होता है 100। तो आपने दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर लिया। और जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा इन तीनों में तीनों बर्तनों की धारिताओं का अनुपात हो चुका था 3 4 और 5। और इसने आपसे ये बात बोली है यहाँ पर कि आप तीनों बर्तन को लीजिए और एक चौथे बर्तन में पलट दीजिए। तो जैसे ही आप चौथे बर्तन में आप उठा के इन तीनों बर्तनों को पलटते हैं तो दूध दूध के साथ में जुड़ेगा और पानी पानी के साथ में जुड़ेगा। तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4 4 16 और 4 8 32 और 1 33। यहाँ पर ये आ गया 4 4 16 4 8 32 1 33 14 3 42। तो ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 500। जरा राइट साइड वाटर को देख लीजिए, यहाँ पर वाटर हो जाएगा 84, यहाँ पर 140 एंड यहाँ पर 200। जरा आप इसे ऐड कर लीजिए, दूध को ऐड कर लीजिए, इधर पानी को ऐड कर लीजिए। दूध को ऐड किया तो 6 3 2 5 5 4 9 3 12। और यहाँ पर अगर आप वाटर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 8 4 12 और 2 3 1 4। तो आपने देखा कि जब आप बर्तनों को एक साथ मिला देंगे तो दूध दूध के साथ में जुड़ेगा और पानी पानी के साथ में जुड़ेगा। और आपसे फाइनल रेशियो पूछा गया तो फाइनल रेशियो इन दोनों को आप रेशियो में कन्वर्ट
कर दीजिए। तो आई होप ये 4 से कटता हुआ दिख रहा है मुझे। तो ये 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 14 4 होता है 56, और 4 से काटेंगे ये 4 1 6 24, और ये अभी और भी कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 15 2 7 157 हो गया, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 53। इससे ज़्यादा ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पर सी ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट कैपेसिटी पर भी पूछा जाता है, और इसी के बीच में मैंने आपको बताया सेम कैपेसिटी का क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे अगर अभी अभी जस्ट जुड़े हैं, जिन्होंने सेम कैपेसिटी का कंसेप्ट नहीं समझा, वो क्वेश्चन को एक बार फिर से प्ले करके आप जरूर समझ लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके मेंस एग्जाम पर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो आइए हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 97 पर देखिए क्या बात बोली गई आपसे। ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। बोला एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी जा रही है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड इट्स इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और जो इस पर विद्युतीय शक्ति जो बल है वो घर्षण बल का 3 गुना दिया हुआ है। व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्वाइस, बोला जा रहा है जब विद्युतीय शक्ति को दोगुना कर दिया जाता है, देन ड्यू टू एनी रीजन इट्स फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स 1.5 टाइम्स, 1/2 टाइम्स। मतलब कि अगर आप विद्युतीय शक्ति को दोगुना कर देते हैं तो घर्षण बल 1.5 गुना हो जाता है। देन फाइंड इट्स करंट स्पीड। तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए जरा, ये जो एक लाइन लिखी हुई है इट्स इलेक्ट्रिक पावर इज थ्राइस ऑफ इट्स फोर्स, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये तो दोनों ही केस में आपको 2 केस दिए जा रहे हैं, दोनों ही केस में ये सेम लाइन यूज हो रही है, तो इसका मतलब दोनों केस में ये कोई भी फर्क नहीं डाल पाएगी। तो इस लाइन को आप रिडंडेंट मान सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता है, जो स्पीड होती है वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रिक पावर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रिक्शन फोर्स के। तो आप बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P बाई F, जहां पर ये P क्या है? ये है इलेक्ट्रिक पावर, इसे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और ये F क्या है? ये F क्या है? ये F है फ्रिक्शन फोर्स। F क्या है? ये है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, और यहाँ पर ये V क्या है? V है स्पीड। V क्या है? ये है स्पीड। अब चूंकि हमें 2 केस बनाने, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस प्रोपोर्शनल के मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस लास्ट वीडियोस में भी प्रैक्टिस करवाए थे। अगर 2 केस हैं तो आप यहाँ इक्वल टू लगा करके कांस्टेंट मत लिखिए, आप सीधा सीधा 2 केस बना लीजिए। क्या? V1/V2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा? P1/P2 करेंगे तो ये आ गया P1/P2, और नीचे से F1 स्टार्ट करेंगे तो F1 जैसे ही करेंगे F2, तो ये देखिए ये पहुंच गया ऊपर। और अब जो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं आप पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए V1 आपको दिया गया है कितना? V1 की वैल्यू दी जा रही है 40, तो आपने V1 40 पुट कर लिया। V2 आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर पावर के लिए क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक पावर इज ट्वाइस, कि बाद में इलेक्ट्रिक पावर जो है इसका ये ट्वाइस हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर पहले 1 था तो बाद में कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और फ्रिक्शन फोर्स के लिए देखिए क्या बात बोली है, फ्रिक्शन फोर्स ये 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुने का मतलब आप सभी जानते हैं, 1.5 गुने का मतलब है 3/2। मतलब पहले अगर 2 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले अगर 2 था तो बाद में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये 2 और ऊपर पहुंच गया 3। अब आपने देखा यहां पर सिर्फ V2 की वैल्यू फंसी हुई है, तो V2 की वैल्यू आप सिंपली निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 2 × 2 4, 4 × 4 हो गया 16, ये हो गया 108, और नीचे ये अपॉन में आ जाएगा 3। तो आप बोल सकते हैं इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 160/3। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपने क्या काम किया था? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P/F। तो बस यहाँ से आपने 2 केस बना लिए थे। V1/V2 इज इक्वल टू P1
अपॉन P2 और नीचे F1 अपॉन F2 करेंगे, वो F2 ऊपर पहुंच जाएगा। आपने इस क्वेश्चन की वैल्यू को उठाया और पुट कर लिया, आंसर आपके सामने है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। और जल्दी से अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। और 98 क्वेश्चन में आपसे ये बात बोली जा रही है, अमन हैज़ ऑरेंजेस एप्पल्स एंड गुआवास इन द रेशियो ऑफ 258। इसके पास, अमन के पास ऑरेंज एप्पल्स और गुआवास 2, 5 और 8 के रेशियो में है। द नंबर ऑफ एप्पल्स इज मोर दैन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाई अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है और यही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। क्या कि नंबर ऑफ एप्पल जो हैं, जो सेबों की संख्या है वो ऑरेंजेस की संख्या से ज़्यादा है। जो सेबों की संख्या है वो ऑरेंजेस, वो संतरों की संख्या से ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, तो बोला बाई अ नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। कह रहा है जो सेबों की संख्या है वो संतरों की संख्या से उतनी ही ज़्यादा है, कम से कम उतनी ज़्यादा है। क्या कितनी ज़्यादा है, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8। एक तो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है, ज़्यादा है, बस इतनी बात बोली जा रही है कि सेबों की संख्या संतरों की संख्या से ज़्यादा है। और एक कंडीशन लगा दी है क्या कि जो नंबर जितना ज़्यादा है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। वो जो अंतर है वो 6 और 8 का मल्टीपल होगा। ये आपसे बात बोली जा रही है। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अमन शॉप। कह रहा अमन की दुकान में बताओ मिनिमम कितने फ्रूट्स हैं। तो देखिए सिंपली आप ये बात बोल सकते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ था, ऑरेंजेस दिया हुआ है, एप्पल्स दिया हुआ है एंड गुआवास दिया हुआ है। और रेशियो आपको दिया है 2:5:8, 2:5:8। अब आपसे कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, डिफरेंस किसका, एप्पल्स का एंड ऑरेंजेस का। एप्पल्स का एंड ऑरेंजेस का कह रहा है एप्पल्स ज़्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है वो तो हमें यही दिख रहा है कि एप्पल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि इसका रेशियो ज़्यादा है, तो ये एप्पल्स तो ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा है, तो कह रहा है 6 और 8 के मल्टीपल जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो 6 और 8 का मल्टीपल है। ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 2 और 5 में कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया। और ये कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, जो इन दोनों नंबर्स के बीच में जो एक्चुअल में डिफरेंस होगा वो 6 और 8 का मल्टीपल होगा। और फिर आपसे मिनिमम की कंडीशन लगा दी गई है यहाँ पर, तो इसका मतलब 6 और 8 का मिनिमम 6 और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 और 8 का मल्टीपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप बोल सकते हैं एलसीएम कितना होगा, 24। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मिनिमम डिफरेंस भी, चूँकि होल नंबर हमें मिनिमम रखना है तो हमें डिफरेंस भी मिनिमम रखना पड़ेगा। और जो डिफरेंस है वो 6 और 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो आप मिनिमम डिफरेंस ले सकते हैं यहाँ पर क्या, 24। 24 से छोटा आप यहाँ पर डिफरेंस कोई भी संख्या नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो 6 और 8 दोनों का एक साथ फिर मल्टीपल नहीं होगा। 6 और 8 का सबसे छोटा कॉमन नंबर, कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 24 आएगा। तो आपने देखा ये होल नंबर कितने गुना चल रहा है, ये डिफरेंस कितने गुना चल रहा है, 8 गुना चल रहा है। इसका मतलब होल नंबर 8 गुना चल रहा होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया गया उसकी दुकान में टोटल कितने फल हैं, तो आप देख पा रहे हैं 8, 5, 13 और 2, 15। 15 गुणे 8 कर लेंगे 120। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आपने देखा जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस 6 और 8 का मल्टीपल है। और यहाँ पर आपने देख लिया कितने गुना चल रहा है, 8 गुना। तो आपने 8 गुना किया तो 16, 8, 5, 40 और 8, 8, 64। तो आप इंडिविजुअल फलों की संख्या भी निकाल सकते हैं और टोटल फलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे ऑरेंजेस पूछ लेता 16 होते, मिनिमम 16 होते। एप्पल्स पूछता तो मिनिमम 40 होते। और गुआवास पूछा तो मिनिमम 64 हुए। और टोटल पूछा तो सभी को ऐड कर लिया, वो हो गए 120। आई होप सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। जल्दी से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। और आज से हम लोग ये पार्ट अपना रेशियो वाला कवर कर चुके हैं और इसके बाद अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आइए समझते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए इसे। अ सम ऑफ रुपीज 15525 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट रुपीज 22, 35 एंड रुपीज 48 बी डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर्स रेस्पेक्टिवली। देयर रिमेनिंग सम्स शैल बी इन द रेशियो ऑफ 7, 10, 13। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझे जरा। आपसे बोला गया एक धनराशि थी 15,525 रुपए की, जो कि 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में विभाजित की जानी है। और यदि प्रत्येक के शेयर से 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये हम सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल लें, तो फिर उनके पास बची हुई धनराशियों का अनुपात हो जाता है 7, 10 एंड 13 का। आगे बोला है व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ देयर सम्स इफ रुपीज 16, 77 एंड 37 रेस्पेक्टिवली वर एडेड टू द ओरिजिनल शेयर। आपसे बोली गई ये बात कि बाद में बताइए रेशियो क्या हो जाएगा यदि हम उनके ओरिजिनल धनराशि पर, वास्तविक धनराशि पर क्रमशः 16 रुपये, 77 रुपीज़ और 37 रुपीज़ को ऐड कर दें, तो उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए हम क्या काम करेंगे इस पर कि हमारे पास 3 कैंडिडेट्स थे। कौन कौन से कैंडिडेट्स थे? ए, बी और सी। हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं ए, बी और सी, और टोटल धनराशि सभी को मिल रही है 15,525 रुपये। टोटल धनराशि सभी को मिल रही है 15,525 रुपये। इसने बोला यदि ए की धनराशि से 22 रुपये कम कर दें, बी की धनराशि से 35 रुपये कम कर दें और सी की धनराशि से 48 रुपीज़ कम कर दें, तो आप बताइए टोटल कितने रुपए कम हो जाएंगे? टोटल कितने रुपए कम हो जाएंगे? तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो गया 8, 5, 13 और 2, 15 और कैरी आ गया 1, 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10। तो टोटल कितने रुपए कम हो गए? 105 रुपये टोटल कम हो गए। अच्छा, टोटल धनराशि थी कितनी? टोटल धनराशि है 15,525 रुपये। टोटल धनराशि कितनी है? 15,525 रुपये, जिससे 105 रुपये कम हो जाएंगे। 105 रुपये कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15,420। कितने बचेंगे? 15,420 रुपये बाकी रह जाएंगे। अच्छा, अगर 15,420 रुपये बाकी रह गए तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? कह रहा है 7, 10 और 13 के अनुपात में आ जाएंगी धनराशियाँ। 7, 10 और 13 के अनुपात में अगर धनराशियाँ आ जाएंगी तो आपने देखा 13, 7, 20, 10, 30। 30 बराबर कितना रुपए हो गया? 15,420। 30 बराबर कितना हो जाएगा? 15,420 के बराबर हो जाएगा। 15,420 के बराबर अगर हुआ, अगर 15,420 को आप इस रेशियो में तोड़ दें तो ए, बी और सी के पास कितनी धनराशि रह जाएगी वो आपको पता लग जाएगा। तो आपने इस 15,420 रुपये को इन तीनों रेशियो में आपने तोड़ दिया, 7, 10 और 13 के रेशियो में। तो आपने इन तीनों रेशियो को जोड़ा तो कितना आ गया? 30। 30 बराबर दिया है 15,420। कितने गुना दिया है? तो आपने कैंसिल किया, 3 से डिवाइड किया, 514 गुना। तो आपने इन सभी नंबर्स को 514 गुना कर लिया। तो 514 गुना अगर आप करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? 7 का गुणा करिए, 14, 7, 98 और 7, 5, 35। तो ये हो गया 3598। 14, 7, 98, 7, 5, 35। बीच वाला नंबर में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5140। 13 का गुणा कर लीजिए, 13, 4, 52, 5, 13, 1, 5, 18, 1, 13, 5, 65 और 1, 66। तो ये जो धनराशि आई है ये कब धनराशि आई है? जब 22 रुपये कम थे। तो अगर हमें ओरिजिनल धनराशि निकालनी है तो ओरिजिनल धनराशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 22 रुपये और जोड़ देंगे। फर्स्ट वाले में 22 रुपये जोड़ देंगे, सेकेंड वाले से 35 कम थे, 35 रुपये जोड़ देंगे, और थर्ड वाले में 48 कम थे तो 48 रुपये जोड़ देंगे। तो जैसे ही आपने 22, 35, 48 रुपये जोड़े तो
तो ए, बी और सी के वास्तविक धनराशि आपको पता लग गई। एक्चुअल अमाउंट ओरिजिनल शेयर आपको पता लग गया, बट आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ओरिजिनल शेयर में कितना कितना जोड़ दो, 16 रुपये, 77 रुपीज़ एंड 37 रुपीज़ आप जोड़ दीजिए। तो जरा इस पर जोड़ते हैं हम, कितना कितना जोड़ दें। तो कह रहा है पहले वाले में जोड़ो 16 रुपये, ओरिजिनल शेयर में हमने जोड़ा 16 रुपये, सेकेंड वाले में कह रहा है 77 जोड़ लो, और थर्ड वाले में कह रहा है कितना जोड़ लो, 37 जोड़ लो, और कह रहा है जोड़ने के बाद बताओ कि अब कितना रेशियो हो जाएगा। तो ज़रा इन्हें फटाफट आप जोड़ लीजिए और देखिए कितना आया। आपने जोड़ा 8 2 10, 10 6 16, कैरी 1 9 1 10, 10 3 13, कैरी 1 35 और 1 36। आपने यहाँ पर जोड़ा 7 5 12, 7 5 12 3 15, 1, तो ये आ जाएगा 52। और यहाँ पर जोड़ा 8 7 15 2 17, कैरी 1 9 4 13 3 16, कैरी 1 67 आ गया। तो आपने देखा ये धनराशि बन चुकी है 36 36 की, 52 52 की, 67 67 की। तो अगर आपको इसका रेशियो बनाना है तो आपको पता है ऐसे रिपीटेड जो 2 टाइम्स रिपीटेड नंबर्स होते हैं वो 101 का डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर काटा तो ये आ जाएगा 36 से, 101 से काटा 36 से, 1 से काट देंगे आप तो इधर 52 बच जाएगा और इधर 67 बच जाएगा। तो आंसर ऑप्शन जरा मैच करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 36 52 और 67 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। आई होप, देखिए क्वेश्चन पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने बढ़ा दी थी, बट ये क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आपको ये स्टेप लेने हैं, और इससे बेहतर तरीका और कुछ भी पॉसिबल इसका नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको सॉल्व करवाए, आज ये 99 क्वेश्चन हो गया और अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर। तो 100 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया लेवल के आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेते हैं तो आप पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, टियर 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग आज की क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बात बोली गई, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस, यहाँ पर सम की बात हो रही है, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1। कह रहा दो व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी सैलरी के योगफल, ए और बी की सैलरी के योगफल और सैलरी के अंतर का अनुपात दिया हुआ है 11:1, ए और बी। इन द सेम वे आपसे बोला है रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ बी एंड सी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज ऑल्सो 11:1। और कह रहा है दो व्यक्ति और आए बी और सी की भी सैलरी के सम, सैलरी का योगफल और सैलरी के अंतर का रेशियो अगेन दिया हुआ है 11:1। बोला है इफ ए सैलरी इज द हाईएस्ट, कह रहा है ए की सैलरी यदि सबसे ज़्यादा हो और सी की सैलरी यदि सबसे कम हो, देन व्हाट इज बी सैलरी गिवन टू द टोटल सम ऑफ सैलरीज इज 182 एंड 3 टाइम्स 0। कह रहा है बी का शेयर बता दो, अगर टोटल सैलरी सभी की, ए बी और सी सभी की सैलरी अगर आप जोड़ें तो आती है 182,000। तो कह रहा है बताओ बी का पार्ट क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो आप एक पार्ट को समझिए, ये रेशियो आप बिल्कुल डायरेक्टली बना लेंगे। एक पार्ट आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बोला है ए और बी की सैलरी का सम और ए और बी की सैलरी का डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ है 11:1। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आई थिंक सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और या फिर आप इस पर लगा दीजिए CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरा अनुपात। आप सभी को लगाना आता होगा। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए। तो मैं आपसे बोलूँ एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा। एक बार जोड़ेंगे तो 12 और एक बार 10, 11 और एक को घटाएंगे तो 10। तो फाइनल रेशियो आप बोल सकते हैं कितना बन जाएगा, 6:5 का रेशियो आएगा। तो आप बोल सकते हैं भाई ए बी और सी का रेशियो 6:5 में है, ए और बी। इन द सेम वे जब बी और सी की बात हुई और सेम रेशियो है तो बी और सी भी कितना हो जाएगा, 6:5 का रेशियो आएगा। और इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ऊपर 6 गुना और नीचे 5 गुना, या फिर 5 से छूटा 5 भरा, 6 से छूटा 6 भरा,
और वर्टिकल प्रोडक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा कितना, 6 गुणे 6 हो जाएगा 36 और 6 गुणे 5 हो जाएगा 30 और 5 गुणे 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर ये सिर्फ पागल बनाने की लाइन लिखी हुई है। ए की सैलरी सबसे ज़्यादा है, भाई रेशियो में ही हमें दिख गया ए की सैलरी सबसे ज़्यादा है और सी की सैलरी सबसे कम है। आपसे शेयर पूछा है बी का, तो बी का हिस्सा अगर निकालना है तो बी का रेशियो कितना आया है 30 और टोटल रेशियो कितना हो गया, ये सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 91। 30/91 हिस्सा मिलेगा बी को। टोटल कितने में से 182,000। तो आपने देखा ये जस्ट 2 गुना लिखा हुआ नंबर है, तो 2 का गुणा कर लेंगे 3 में, ये यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 2000 गुणे 3 6000, 6000 गुणे 10 60,000। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आपने रेशियो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अब आपको काम ये करना है, जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया टॉप 100 क्वेश्चंस, ये आप 100 क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके रखिए। अब अगली क्लास से इस पर होगा मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट का डिस्कशन। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और जो अभी नए आए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस समझ आती हैं, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़ें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि जो स्टूडेंट्स फीस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फ्री क्लासेस का आनंद उठा पाएँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।